हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो? बढ़िया हो? मैं हूं आपका दोस्त दीपक, जो आप लोगों को लैंग्वेज क्लास यानी कि हिंदी जो है मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। आज की क्लास जो है कुछ खास होने वाली है, क्योंकि हम लोग जो है दिगंत भाग 2 क्लास 12th का जो है एक नए खंड की जो है शुरुआत करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि दिगंत भाग 2 में दो भाग है में बटे हुए किताब। एक जो है आपका गद्य खंड है, दूसरा जो है पद्य खंड है, जिसमें गद्य खंड की शुरुआत जो है हो चुकी है, जिसमें कि हम लोग पहला चैप्टर जो है बातचीत, जो कि एक निबंध था, उसको हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। आज जो है इस एक नए खंड की शुरुआत होने वाली है, काव्य खंड की। काव्य कहने का मतलब है कविता, ठीक है ना। उसमें कई सारी रचनाएं, अलग अलग रचना अलग अलग कवियों के द्वारा जो है लिखा गया है, उसको है आज जो हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला अध्याय होगा उसका, जिसमें लेखक परिचय और उसके साथ साथ जो है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है लाइन बाय लाइन जो है आज हम पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग जो है क्लास को बढ़ाते हैं। उससे पहले जो है एक मोटिवेशनल थॉट है जो आप लोगों के लिए है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो बस खुद ब खुद ही बदल जाए, यानी कि किनारे बदल जाते हैं। यहाँ पर अर्थात देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया है। कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज का जो है देखने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो वही बातें कही गई जो नजर बदलने की जरूरत है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर लिखा गया नजर को बदलो, नजारे जो है खुद से खुद बदल जाएंगे, यानी कि लेकिन ये थॉट जो है हम आप लोगों को इसलिए यहाँ पर बताए हैं, ठीक है ना, कि दुनिया वाले जो है बहुत सारे कुछ कहेंगे। जैसे कि अभी रिजल्ट आया है, कल मैट्रिक वाले का रिजल्ट आया, ठीक है। उससे कुछ पहले जो है 12th वाले का भी रिजल्ट आया। लोगों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है बच्चों पर जो है तंज भी कसे हैं कि ये ऐसे कर रहा था तो ऐसा हुआ, ऐसा कर रहा था तो ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग जो है डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जिन लोगों का जो भी जितना मेहनत किया उस अनुसार से लोगों ने जो है नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। अब बस अब ऐसा नहीं कि नंबर कम आया तो इसलिए जो है हम लोग जो है घर पकड़ ले, ठीक है, या कुछ ऐसा गलत कदम उठा ले, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जो होना था वो हो गया, बस आगे बढ़ते चलना है, ठीक है ना। तो सफलता जो है हमें खुद पर खुद मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग जो है आगे की क्लास जो है शुरुआत करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगला चैप्टर जो है आप लोगों का बहुत ही मस्त चैप्टर है, ठीक है ना, जिसको हम लोग देखने वाले हैं आज। इसका चैप्टर का नाम है करबक, ठीक है ना। यह चैप्टर जो है ये काव्य खंड, यानी कि आपका जो है इसकी हम बात करें तो ये काव्य खंड से है। काव्य खंड यानी काव्य का मतलब होता है कविता, ठीक है ना। काव्य का मतलब होता है कविता। अब देखिए इसमें जिसके लेखक यानी कि करवक की बात करते हैं, यहाँ पर फोटो दिया गया है, यानी कि ये मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो है यहाँ पर फोटो दिया गया है, पिक्चर दिया गया है, बताया गया है। यानी कि ये मलिक मोहम्मद जैसी जो है, जो कि पगड़ी लगाए हुए हैं, ठीक है ना। और लग रहा है जैसे कि नमाज जो है अपने अल्लाह को जो है याद कर रहे हैं, उस पोजीशन में है, उस स्थिति में ये बैठे हुए हैं। अब इनके जीवन परिचय के बारे में और उनके रचना के बारे में, यानी कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो है मलिक मोहम्मद जैसी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे दिगंत भाग 2 में काव्य खंड में इनका परिचय भी दिया हुआ है, और परिचय से भी जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अब देखो यहाँ पर, और ये करबक यानी मलिक मोहम्मद जैसी जो है, ठीक है, ये जो है एक भक्ति काल के जो है ये कवि हैं,
ठीक है ना। और भक्ति काल में की बात करें तो भक्ति काल के ये कवि हैं, और भक्ति काल में जो है दो अलग अलग धाराएं होती है, ठीक है ना। तो भक्ति काल में दो धारा की हम बात करते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं भक्ति काल को जो दो अलग अलग धारा में बांटा गया है, एक जो है आपका सगुण धारा और दूसरा जो है इसी में निर्गुण धारा, ठीक है। और ये जो है यानी कि अब इस ये सगुण धारा और निर्गुण धारा में इसके दो दो यानी कि अलग अलग जो है उपधाराएं भी हैं, ठीक है ना। सगुण धारा में की बात करें तो इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग जो है लेखक हुए हैं सगुण धारा में जो भक्ति करने वाले हुए हैं, जैसे कि कृष्ण श्रेयी की बात करते हैं, ठीक है ना। कृष्ण श्रेयी हुए, राम भक्त हुए जिसको राम श्रेयी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग जो हुए। उसके बाद जो है निर्गुण धारा में दो अलग अलग ये उपधाराएं हैं, जिसमें कि एक ज्ञान मार्गी है, ठीक है, और दूसरा है प्रेम मार्गी, ठीक है ना, प्रेम मार्गी। तो ये अलग अलग धारा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लोगे कि भक्ति काल जो है, ठीक है ना। और भक्ति काल जो है ऐसा जो है माना जाता है कि 1400 ईस्वी से लेकर के ये 1700 ईस्वी के बीच के जो भी कवि हुए हैं ये सब के सब जो है भक्ति काल के कवि हैं। इनके बीच के जितने भी कवि हुए 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच के जो भी कवि हैं सब भक्ति काल के कवि जो है माने जाते हैं। और ये भक्ति काल के जो कवि हुए दो अलग अलग धारा के कवि है, एक जो है आपका जो हमने बताया सगुण धारा और दूसरा जो है निर्गुण धारा। और निर्गुण धारा अब देखो कि भक्ति में जैसे कि सगुण धारा में दो अलग अलग जो है, एक जो है कृष्ण के मानने वाले कवि है तो दूसरे है राम को मानने वाले कवि, यानी राम भक्ति पर जो है उन्होंने लिखा, कुछ कवि जो है कृष्ण भक्ति पर लिखा। इसी में से भक्ति धारा में एक निर्गुण धारा के भी आ गए, तो निर्गुण धारा में जो प्रेम मार्गी वाले हो गए और एक जो हो गए ज्ञान मार्गी वाले हो गए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जो है अगले क्लास में भी हम लोग देखेंगे, ऐसे हम समझने के लिए आप लोग को बता दिए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं। तो मलिक यानी कि करबक के जो कवि हैं इनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि जन्म जो कहा जाए तो 15वीं सदी जो है कि उत्तरार्ध में जो है इनका जन्म हुआ था, और अनुमानतः बताया जाता है इनका जन्म जो 1492 में हुआ था। अनुमानतः ये एक जो है सटीक यानी कि सही जानकारी नहीं है कि जो इनका जन्म 1492 में ही हुआ था, ऐसा माना जाता है। कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसके साक्ष्य के आधार पर बताया जाता है। कुछ कवियों का जो है यानी कि मत है कि 1492 के आसपास जो है इनका जन्म हुआ था। निधन की बात करें तो यह भी एक अनुमानित है, ठीक है ना, यह भी अनुमानित है, जिसमें बताया जाता है कि 1548 के आसपास जो है इनका जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। इसके पीछे कुछ कहानी है, हम बताएंगे अभी। अगर निवास स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है जायस, वहीं पर जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और कब्र अमेठी की बात करें, ठीक है ना, तो उनका जो है मृत्यु जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, अमेठी में। याद रखिएगा ये जो है मृत्यु की बात करता है अमेठी में, जो कब्र अमेठी लिखा गया, तो इसी के साक्ष्य के आधार पर यानी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, अमेठी में एक जंगल है, वहीं पर जो है इनका जो है कब्र देखा गया है, यानी कि वहीं पर जो है राजाओं ने जब इनकी मृत्यु हो गई थी राजाओं ने वहीं पर जो है इनकी जो है कब्र में जो है इनको दफन करवा दिया था। तो कब्र आज भी है वहां पर, तो उसी के साक्ष्य के आधार पर जो है बताया गया यहाँ पर कि शायद जो है उस कब्र को देख करके बताया गया कि शायद जो है 1492 में के आसपास जो है इनकी जो है जन्म हुआ और 1548 के आसपास इनकी मृत्यु हुई होगी, ठीक है ना। और वही जो है अमेठी में जो है कब्र देखा गया, यानी कि जायस में बताया गया कि इनका जन्म हुआ, और जो कि उत्तर प्रदेश में है। जो साक्ष्य मिले थोड़े बहुत, ठीक है ना, उसी के आधार पर इनकी जो है जीवन के बारे में। अब पिता की बात करें तो पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, ठीक है ना। मलिक शेख ममरेज को जो दूसरे नाम से भी लोग पुकारा करते थे मलिक राजे अशरफ, ठीक है ना।
अब देखिए एक चीज और भी इसमें बताया गया है, गुरु, ठीक है ना, गुरु के बारे में बताया गया जिनका नाम था सूफी संत महोदी, ठीक है ना। इनके दो गुरु अलग अलग, एक का नाम था सूफी संत महोदी और दूसरा थे सैयद अशरफ जहांगीर। इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, यानी कि ये पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था। तो ऑप्शंस में जो है सैयद अशरफ जहांगीर ही दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये इसको आप लोग जरूर याद रखोगे, यानी कि आपसे पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था, तो सैयद अशरफ जहांगीर, ये याद रखोगे। जहांगीर भी याद रखोगे तो काम बन जाएगा। अशरफ अशरफ जहांगीर, अशरफ जहांगीर, फिर बस इसको याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। फिर आगे की बात करते हैं, इनकी वृत्ति की बात करते हैं, ठीक है ना। वृत्ति कहने का मतलब ये हुआ इनका जो है जीवन जो है किस किस कार्यों में, यानी कि इनका काम करते थे, ठीक है ना। जीवन जो इनका बीता, कौन कौन से कार्य किए अपने जीवन में। सबसे पहले लिखा है कि आरंभ में जायस में रहते हुए जो है किसानी, बाद में जो है शेष जीवन जो है इन्होंने फकीरों के साथ जो है बिताया, और बचपन में ही जो है अनाथ हो गए थे ये, ठीक है ना। और साधुओं और फकीरों के साथ जो है भटकते हुए बचपन इनका बीता। यानी कि इनके पीछे जो एक कहानी भी है, एक त्रासदी है, ठीक है ना, जिसमें बताया जाता है कि ये जो थे, यानी कि इनके कम उम्र में जो, यानी कि बहुत कम उम्र में जो है इनके माता पिता का जो है क्या हो गया था, देहांत हो गया था, जिसके कारण जो है, ठीक है ना, ये जो है अनाथ हो गए। और इनके साथ साथ जो है कई सारी जो है त्रासदी है, जिसमें कि यहाँ भी लिखा हुआ है। इनका व्यक्तिगत की बात करें, जिसमें कि इनको चेचक हो गया था, चेचक के कारण जो है ये रूपहीन हो गए थे, ठीक है ना। इनके साथ एक और दुर्घटना घटी थी, जिसमें कि बायां कान जो है इनका, ठीक है ना, दुर्घटना में जो है क्या हो गया, इसके साथ साथ बायां कान जो है मतलब से बहिरा हो गया, एक प्रकार से देख लीजिए। बाईं आंख और बाईं कान से वो वंचित हो गए थे, ठीक है ना। यानी कि चेचक होने के कारण जो है वो जो है रूपहीन, रूपहीन यानी कि उनका सूरत जो है खराब हो गया था। उसके बाद जो है एक दुर्घटना घटी, जिसमें कि बाएं आंख और बायां कान दोनों उन्होंने खो दिया। यानी कि एक कान, ये कान से, बायां वाला कान से सुनाई नहीं देता था, और ये आंख से जो है दिखाई नहीं दे रहा था, वो समाप्त हो गया था दुर्घटना के कारण, ठीक है। उसके बाद जो है ये इनका स्वभाव की बात करें तो मृदुल भाषी थे, मनस्वी थे, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो इनका स्वभाव जो है एक संत वाला स्वभाव था, ठीक है ना। ये सारी चीजें थी। उसके साथ साथ जो है आगे की हम बात करें, उसके बाद देखो यहाँ पर आगे की हम बात करते हैं, इसमें कुछ चीजें और भी है। उसके बाद जो है इन सारी जो है समस्याओं से जो है इतना जो उलझ गए, जिसके कारण जो है इनको लास्ट में जो है गृहस्थ जीवन को है त्यागना पड़ा, ठीक है ना। अब गृहस्थ जीवन की बात करें तो इनकी शादी पहले हो रखी थी, ठीक है। इनके 7 पुत्र भी थे, जो कि वो भी जो है किसी कारण जो है दुर्घटना में वो भी मारे गए थे, वो भी जिंदा नहीं रहे, वो भी मर गए थे, ठीक है ना। इसके कारण जो उन्होंने जो है गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। गृहस्थ जीवन को त्यागने के बाद जो है ये सूफी संत बन गए, ठीक है ना। अब देखो इनकी मृत्यु की समाधि की हम बात जो है थोड़ी देर पहले हमने किया, तो मृत्यु की समाधि की हम बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ मतभेद भी है, बहुत सारे कवियों का मतभेद है, जो साहित्यकार हैं उनका मतभेद है कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन इनके देहांत, यानी कि अमेठी की जो हमने चर्चा किया था, जंगलों में जो है अमेठी में जो है इनकी राजा जो है समाधि जो बनवा दिया था, तो उस पर ऐसा लिखा हुआ है 1548 के आसपास जो है, तो इसको माना जाता है। फिर उसके बाद इनकी रचना की अगर हम बात करें, अब देखिए इसमें इनकी प्रमुख कृति के बारे में दिया गया है, जिसमें से प्रमुख कृति की हम बात करते हैं, देखेंगे सबसे पहले पद्मावत, ठीक है ना। उसके बाद है अखरावट, उसके बाद है आखिरी कलाम, फिर चित्ररेखा, ठीक है ना, कहरनामा, ठीक है ना, जिसको महरी वायसी भी कहा जाता है, और मसला या, ठीक है, मसलानामा, जो कि खंडित जो है एक प्रति प्राप्त नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 ही जो है इनके रचना के बारे में जो है कुछ साक्ष्य है, बाकी बाद रचना के बारे में कोई साक्ष्य वगैरह नहीं है। तो आपको ये 5 जो है रचना आप लोग को याद रखना है। पहला रचना जो है पद्मावत, दूसरा जो है आपका अखरावट, तीसरा आखिरी कलाम,
चौथा चित्ररेखा और पांचवा नंबर कहरनामा। ठीक है ना, तो ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि पद्मावत जो पद्मावत है या आखिरी अखरावट है, ये किसकी रचना है। या ऑप्शन में ऐसे भी पूछा जाता है ज्यादातर, अब ऑप्शन जो पूछने लगा है, पहले भी पूछता था कि निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जैसी का जो है रचना नहीं है। 3 ऑप्शन दे देगा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, और एक बार रामचरितमानस डाल देगा चौथा नंबर, जो कि रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी का है। तो नहीं वाला हमको कुछ निकालना है इसमें से। उसके बाद इसके अतिरिक्त जो है और भी है, जैसे कि चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां के उल्लेख आती है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना, ऐसे उल्लेख किया जाता है लेकिन इसके साक्ष्य नहीं है। फिर आगे लिखा है कि मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि हैं। ये आपका जो है VVI जो है क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको आप याद रखोगे क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि प्रेम के पीर के कवि जो है कौन है। ठीक है, या निम्नलिखित में से, ठीक है ना, प्रेम के पीर के कवि हैं, नीचे आपका नाम दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, सूरदास दिया हुआ रहेगा, तुलसीदास दिया हुआ रहेगा, मलिक मोहम्मद जैसी दिया हुआ रहेगा, नावादास दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि पीर, प्रेम के पीर के कवि जो है कहा जाता है मलिक मोहम्मद जैसी को कहा जाता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें आगे की बात। अब देखो, थोड़ी देर पहले हमने एक चीज बात किया था, ठीक है ना, कि निर्गुण धारा की हमने बात की थी। ठीक है, जिसको हम डिटेल थोड़ा सा कर दे। अब यहाँ पर एक चीज भक्ति काल में थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं। भक्ति काल, भक्ति काल में जो है 2 अलग अलग धाराएं थी। एक था सगुण, ठीक है, दूसरा था निर्गुण। अब देखो इसमें आगे से फिर से क्या लिखा गया, इसमें 2 हम बताएं कि अलग अलग उपधाराएं थी। ठीक है ना, उपधारा की बात करें सगुण धारा में, ठीक है ना, जिसमें कि अभी हम बताएं कि ये जो है किसी व्यक्ति विशेष जो है भक्ति करने वाले थे। ठीक है ना, यानी कि व्यक्ति विशेष, ठीक है, भक्ति, ठीक है ना, जैसे कि कृष्ण भक्त, राम भक्त, ठीक है, इसके बाद आदि कर देते हैं। इस प्रकार के कवि हैं थे इसमें। लेकिन इसमें जो थे 2 अलग अलग थे, एक ज्ञान मार्गी थे और दूसरा थे प्रेम मार्गी। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 2 अलग अलग, यानी कि एक चीज हमको याद रखना है कि ज्ञान मार्गी वाले जो संत हुआ करते थे, ठीक है ना, उसको संत मत कहा जाता था। ठीक है, यानी ज्ञान मार्गी के जो कवि थे उनको कहा जाता था संत मत के कवि। और उसके साथ साथ जो है ये प्रेम मार्गी वाले जो होते थे वो सूफी मत के थे, सूफी मत। तो ये मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो प्रेम मार्गी कवि थे। मलिक मोहम्मद जैसी जो थे ये प्रेम मार्गी, यानी कहने का मतलब ये सूफी मत, यानी कि सूफी संत भी जो है मलिक मोहम्मद जैसी को जो है सूफी संत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, हमको भूलना नहीं है। चलिए उसके बाद जो है इसमें आगे की हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है फर्स्ट करवक आया गया है। यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट करवक में क्या लिखा गया है, थोड़ा सा हम लोग जो इसको देखते हुए आगे चलेंगे। पहले करवक में, उससे पहले जो है कुछ चीजें हम आपको बता दें कि ये जो है इसकी भाषा शैली और विधा की हम बात करते हैं। ये करवक जो है तो इसमें से कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं, जैसे कि
अब देखो यहाँ पर एक छंद के माध्यम से इसको जो है प्रस्तुत किया गया है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। ये पहला करवक जो है एक छंद के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया गया है। तो ये छंद जो है, जो कि कैसे लिखा गया है, दोहा और चौपाई के खंड। ये छंद जो लिखा गया है वो दोहा एवं चौपाई के रूप में, ठीक है, लिखा गया है। जिसमें कि यह जो करवक जो है लिया कहां से गया है, तो ये करवक जो है ये पद्मावत से जो है लिया गया है। यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है पद्मावत, वहीं से जो है इस रचना को जो लिया गया है। और पद्मावत जो है, ये पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी की एक उपन्यास है, ठीक है। ऐसे हालांकि ये एक उपन्यास है जो कि एक काल्पनिक कथा पर आधारित एक पद्मावत जो लिखा गया है। हालांकि एक उपन्यास है लेकिन इसे दोहा के रूप में ही लिखा गया है, ठीक है ना। एक उपन्यास है लेकिन इसे दोहा के रूप में ही लिखा गया है। और इसकी भाषा की बात करें, ठीक है ना, तो ये भाषा जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया है। तो हमें याद रखना है इस बात को, यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि जब ये पद्मावत से लिया गया है, ठीक है ना, यानी कि करवक पद्मावत से लिया गया है और इसकी भाषा क्या है? अवधी है, ठीक है ना। तो अवधी है तो इस करवक का भी भाषा क्या होगा? इस करवक का भी भाषा जो है अवधी ही होगा, याद रखना है, ठीक है ना। और हालांकि ये जो है करवक जो, यानी करवक ही नहीं, मलिक मोहम्मद जैसी की सभी रचनाएं जो है वो अवधी भाषा में ही लिखा गया है, इसको भी याद रखना है। और वो सभी रचना जो है दोहा और चौपाई के रूप में भी ही लिखा है उन्होंने। और ये करवक जो है पद्मावत से लिया गया, जो कि दोहा चौपाई के फॉर्म में लिखा गया है। और हम लोग को जो है इसमें दो करवक पढ़ना है अलग अलग, जो कि पहला करवक ये है और आगे दूसरा करवक भी दिया गया है। जिसमें कि एक चीजें बात की गई है, उससे पहले हम पद्मावत की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पद्मावत जो है, ठीक है ना, ये पद्मावत जो है ये एक प्रकार का उपन्यास है, ठीक है ना, लेकिन जिसमें कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो है एक कल्पना आधारित जो है एक उसमें उपन्यास, एक कहानी जो है जोड़ा गया है, बताया गया है, जिसमें ये एक महाकाव्य के रूप में जो है प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है ना। काफी बहुत बड़ा महाकाव्य है ये, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो लिखा गया। और पहले भी हम बताए हैं कि सूफी परंपरा के द्वारा जो ये लिखा गया था, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी है एक सूफी परंपरा के कवि है, यानी कि सूफी मत के कवि हैं, ठीक है ना। और इसमें एक बात करते हैं, और ये पद्मावत जो लिखा गया था, ठीक है ना, वो 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। हमको याद रखना है कि ये कब लिखा गया था? 16वीं शताब्दी में लिखा गया था ये, ठीक है ना, उसको भी याद रखना है, हमको भूलना नहीं है। अब देखो एक चीजें इसमें बताया गया है, ये कल्पना जो आधारित जो किया गया है, तो राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान में जो है एक जगह है चित्तौड़, ठीक है ना। तो चित्तौड़ भी हम लिख सकते हैं इसको, चित्तौड़, ठीक है ना। तो चित्तौड़ के जो राजा थे, ठीक है ना, चित्तौड़ के राजा, ठीक है, जिनका नाम था रतन सिंह, ठीक है, रतन सिंह। और उनकी रानी, ठीक है ना, उनकी रानी का नाम क्या था? पद्मिनी, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है हमको। तो अब देखो इसमें कहानी क्या है, ठीक है ना। तो ये जो थे, यानी कि राजा के जो चित्तौड़ के, राजस्थान में जो चित्तौड़ जगह, वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, राजा रतन सिंह, और वहाँ की जो रानी थी जिसका नाम था पद्मिनी, ठीक है ना। और इसी पर जो है कल्पना आधारित जो है उपन्यास जो लिखा गया, जिसका नाम था पद्मावत, ठीक है। तो इसमें कहानी क्या है, ठीक है ना, कहानी इस प्रकार से था कि राजा रतन सेन जो थे, ठीक है ना, वो जो पद्मिनी से जो है वो शादी जो करते हैं, ठीक है ना,
एक बार वो जंगल में शिकार करने के लिए जब जाते हैं, ठीक है, वहां पर तो एक जो तोता है, तोता, ठीक है ना, जिसको हम लोग सुग्गा कहते हैं अपनी भाषा में, पैरोट, ठीक है ना, तो जंगल में जो है एक जोड़ी तोता जो है आपस में बात कर रहा था और पद्मिनी की सुंदरता का जो है बखान कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि जो पद्मिनी जो है काफी सुंदर थी, इसलिए जो है तो राजा रत्न सेन जो है उस यानी कि चिड़िया के भाषाओं को, पक्षी की भाषा को समझते थे। सुन के जो है काफी जो है उनको मोह आ जाता है पद्मिनी के प्रति। तो पद्मिनी के राज्य जाकर के उसके पिता के यहाँ जो है शादी का प्रस्ताव भेजा जाता है, लेकिन उसके पिता जो है शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। तो राजा रत्न सेन जी है जो झगड़ा यानी लड़ाई करके जो है, युद्ध करके जो है पद्मिनी को जो है जीत लेते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद, ठीक है, यही कहानी फिर से रिपीट होता है, ठीक है ना। ये प्रशंसा जो है यानी कि रानी पद्मिनी यानी कि सुंदरता का बखान जो है काफी जो है आगे तक फैल जाता है। उससे जो है सुंदरता का बखान जो है अलाउद्दीन खिलजी सुनता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है क्या करता है, अब वो भी जो है पद्मिनी के सुंदरता का कायल हो जाता है और जो है राजा रत्न सेन सिंह के जो है राज्य पर यानी कि चित्तौड़, राजस्थान में जो चित्तौड़ जगह है वहां जो है आक्रमण कर देता है रानी को पाने के लिए, ठीक है ना। रानी को पाने के लिए जब वो आक्रमण करता है, लेकिन रानी जो है अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना। वो जो है रानी जो है क्या कर लेती है, यानी वो राजा तो मारे जाते हैं, उसमें राजा रत्न सेन मारे जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है, लेकिन रानी जो उसे प्राप्त नहीं होती हैं। क्योंकि रानी जो है क्या करती है, अब जितने भी उस राज्य में रानियां थी राजा रत्न सेन की, वो सब जो है अपने आप को जो है आत्मदाह यानी कि अपने आप को वो आत्मदाह कर लेती है, मार देती है, ठीक है ना, जिसके कारण उसे प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें वही चीजें इसमें भी बताया गया है कि एक आंख के होते हुए भी जो है उन्होंने इन सारी चीजों को जो है इस संसार के बारे में, अपने बारे में जो उन्होंने इस करवक में बताया है, करवक 1 और करवक 2 दोनों में जो है उन्होंने अपनी रचना के बारे में और अपने बारे में जो है सुंदरता का जो है बखान किया है। कई सारे उदाहरण दिए हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, करवक 1 और करवक 2 दोनों जो है अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए जो है इतना ही। चलिए, आज का क्लास अगर अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो अपने मित्रों को, ठीक है ना, शेयर जरूर करोगे, बताओगे जरूर, लाइक जरूर करोगे, कमेंट भी जरूर करोगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखोगे। मैं कोशिश करूंगा कि फिर से जो है अगले क्लास में जो है इसको दोबारा से एक बार संक्षेप में जो है बताने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।